इस ई व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह ई व्याख्यान व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपायों से संबंधित है और व्यापार चक्रों को नियंत्रण करने के उपायों का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत प्रतिरोधात्मक उपायों के बारे में विस्तार से जाना था और इस ई व्याख्यान में निवारणात्मक उपायों के अंतर्गत मौद्रिक नीति को संक्षिप्त में बताते हुए राजकोषीय नीति, विनियोजन नीति और मूल्य नीति और रोजगार और बीमा से संबंधित उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने जो बात कही थी वो ये थी कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के दो उपाय, जो जितने भी उपाय होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्रतिरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा भाग है निवारणात्मक उपाय यानी कि करेक्टिव मेजर्स। जो पहला भाग है, पहला प्रकार है व्यापार चक्रों को रोकने का, वो है प्रतिरोधात्मक उपाय यानी कि प्रिवेंटिव का मतलब यहाँ पे हुआ कि व्यापार चक्रों को उत्पन्न होने से पहले ही जो उपाय अपनाए जाते हैं वे उपाय प्रतिरोधात्मक उपाय कहलाते हैं। अर्थात ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाए अर्थव्यवस्था में जिससे व्यापार चक्र उत्पन्न ही न हो। यदि समृद्धि और तेजी की स्थिति है तो वो कैसे बनाए रखी जा सकती है, उसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो प्रिवेंटिव है। और दूसरा जो है उपाय वह है निवारणात्मक उपाय, और वो जब अर्थव्यवस्था में उठापटक आ जाती है या फिर अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ चुके होते हैं, मंदी या तेजी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी होती है, व्यापार चक्र उत्पन्न हो चुके होते हैं, तो उनको ठीक कैसे किया जाए, उनको कैसे करेक्ट किया जाए, उसके लिए जो उपाय अपने जाते हैं वो निवारणात्मक उपायों के अंतर्गत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रतिरोधात्मक उपायों के बारे में विस्तार से जाना था। उसमें अनुचित क्रियाओं पर नियंत्रण, मांग और पूर्ति में संतुलन, सिंचाई साधनों का विकास और नीतियों में समन्वय के बारे में बात की थी, और निवारणात्मक उपायों के अंतर्गत मौद्रिक नीति के बारे में बात की थी। मैं संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। अनुचित क्रियाओं का मतलब यहाँ पे है अर्थव्यवस्था में कई बार ऐसी अनेक अनुचित क्रियाएं होती है जिनके पीछे बड़े उद्योगपतियों का या फिर बड़े शातिरों का जो कुत्सित दिमाग चलता है, और वो अर्थव्यवस्था में अपने लालच के लिए, अपने उलटफेर के लिए कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक भूचाल आने लग जाता है, तो उनको रोका जाना चाहिए। दूसरा है जब जिन देशों में कृषि की प्रधानता रहती है और रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से ही मिलता है, तो ऐसी स्थिति में कृषि यदि मानसून पर आधारित है तो सिंचाई साधनों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि मानसून पर आधारित होने पर यदि मानसून अच्छा आया तो ठीक है, यदि बरसात बहुत अधिक हो गई और फसलें गल गई, सड़ गई या फिर बाढ़ आने से बह गई तो भी मुश्किल है, और यदि बरसात कम हुई, मानसून अच्छा नहीं आया, कम हुई बरसात, तो भी अकाल और सूखे की स्थिति से जूझना पड़ सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था में कीमतों को प्रभावित करेगा, पूर्ति को प्रभावित करेगा, उत्पादन और रोजगार सभी जो तत्व हैं उन सभी को प्रभावित करेगा। इसलिए सिंचाई के साधनों का विकास करके अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में आने वाले जो उठापटक है उनको रोका जा सकता है। फिर था नीतियों में समन्वय, यानी मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों की दिशा एक ही होनी चाहिए, दोनों में समन्वय होना चाहिए। यदि वो मंदी की तरफ बढ़ा रही है अर्थव्यवस्था को तो मंदी की तरफ बढ़ा रही होती दोनों, और यदि वो मंदी से उबरने की तेजी की तरफ बढ़ा रही हो तो तेजी की तरफ, और यदि मंदी से उबरने के उपाय किए जा रहे हों तो दोनों नीतियां साथ मिलकर काम करें, तो ऐसे अर्थव्यवस्था में आने वाले भूचालों को रोका जा सकता है। फिर हमने निवारणात्मक उपायों के अंतर्गत मौद्रिक नीति के बारे में बात करी थी, और मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपाय अपनाए जाते हैं वो है बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, कोषानुपात परिवर्तन, चयनित साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण यानी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन रिजर्व रेशियोज, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल। अब हम इस ई व्याख्यान में राजकोषीय नीति के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, और राजकोषीय नीति का मतलब सीधा सीधा होता है
राजकोष से संबंधित ऐसी नीति जो कि राजकोष में वृद्धि भी करती है और राजकोष में आय और व्यय के को प्रभावित करती है, आय और व्यय की दिशा को तय करती है, इस प्रकार की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। सार्वजनिक या सरकार की आय के लिए जो स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। आय की श्रेणी में, राजकोष में वृद्धि की श्रेणी में जो सबसे पहला होता है करारोपण, यानी सरकार टैक्स लगाकर आय प्राप्त करती है, राजकोष में वृद्धि करती है, टैक्सेशन। और दूसरा है टैक्सेशन के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए भी सरकार कुछ उपाय अपनाती है। और इसके अलावा जो सार्वजनिक ऋण है, व्यय है, यानी कि सरकार जब आय प्राप्त करती है तो लोगों यानी देश की जनता से प्राप्त करती है। तो देश की जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार क्या करती है, तो उसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है, जिसको कहते हैं सार्वजनिक व्यय। और तीसरा है सार्वजनिक ऋण, यानी कि जब आय से व्यय अधिक होता है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है, जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। तो ये राजकोषीय नीति के जो बड़े तत्व हैं तीनों, इन तीनों में परिवर्तन करके भी अर्थव्यवस्था में आने वाले या आ चुके उतार चढ़ावों को नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। करारोपण की दिशा यदि तय करनी हो तो सरकार को क्या करना चाहिए, करारोपण की उचित नीति के माध्यम से सरकार व्यापार चक्रों को प्रभाविकता से नियंत्रित कर सकती है। समृद्धि की स्थिति में करों की दर में वृद्धि करके तथा छूट एवं रियायतें समाप्त करके लोगों की क्रय शक्ति को कम कर सकती है तथा ताकि मांग घटे और विनियोग हतोत्साहित हो। यदि मंदी का काल है तो मंदी से उबरने के लिए सरकार को करों में छूट देनी चाहिए, नए कर नहीं लगाना चाहिए, और यदि कोई ऐसे कर हैं जो अनावश्यक है तो उनको समाप्त कर देना चाहिए, जिससे लोगों की जो वास्तविक आय है, क्रय शक्ति है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब वास्तविक आय या क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो पहले का उत्पादन बिक जाएगा और उत्पादक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे, और जब उत्पादक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे तो उत्पादन के साधनों को एकत्रित करेंगे और उत्पादन में लगाएंगे। तो उत्पादन के साधनों को जब नियोजित किया जाएगा उत्पादकों द्वारा, निवेशकों द्वारा, तो रोजगार सृजित होगा, और रोजगार से वापस रोजगार के साधनों को आय प्राप्त होगी, और इस तरह से मांग, उत्पादन, विनियोग, रोजगार में वृद्धि होगी, जो कि अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरने के उपाय हो सकते हैं या अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालकर समृद्धि की तरफ ले जाती है। ऑप्शन कहते हैं उपभोग का उचित स्तर स्थापित करने के लिए देश की कर नीति इस प्रकार ढालनी चाहिए कि देश की आय का वितरण समान हो सके। फिर है दूसरा सार्वजनिक आय, जिसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला टैक्सेशन था, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सीधी सी बात शब्दों में हम कहें तो ये हो सकता है कि यदि मंदी का दौर है तो सार्वजनिक व्यय किया जाना आवश्यक होता है, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना जरूरी होता है, निवेश सरकार के द्वारा किया जाना जरूरी होता है, लोगों को रोजगार देना सरकार का दायित्व बन जाता है। जैसा कि किंज कहते हैं कि उपभोग और विनियोग दोनों ही स्थिर हो जाते हैं मंदी के काल में। तो ऐसी स्थिति में मंदी से उबरने का एकमात्र उपाय होता है, और वो होता है सार्वजनिक व्यय, यानी सरकार को व्यय करना चाहिए। वो तो खड्डा खोदने और खड्डा भरने तक की बात करते हैं रोजगार उत्पन्न करने के लिए। तो किस तरह से हम बात कर सकते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं, वो जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यय नीति के द्वारा सरकार बाजार मांग को प्रभावित कर सकती है। समृद्धि काल में बचत का बजट और मंदी काल में घाटे का बजट बनाकर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर सकती है। कीन्स कहते हैं मंदी के समय सार्वजनिक व्यय अधिक होना चाहिए जो लोक निर्माण कार्यों में हो, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे विनियोग प्रोत्साहित होंगे और अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के लक्षण उपस्थित होने लगेंगे। समृद्धि का अनुचित विस्तार रोकने हेतु अमेरिका में टाउनसेंड योजना लागू करके जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए सेवा मुक्त कर्मचारियों
तथा एक विशेष आयु सीमा वाले व्यक्तियों को पेंशन तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई थी। डगलस कहते हैं कि मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए विक्रेताओं को अनुदान दिया जाना चाहिए तथा जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक लाभांश बांटे जा सकते हैं, ऐसा डगलस कहते हैं। और कई बार हम देखते भी हैं कि सरकार द्वारा मौद्रिक नीति में भी परिवर्तन किया जाता है, साथ साथ में राजकोषीय नीति में भी परिवर्तन किया जाता है। कई बार टैक्स में छूट दी जाती है, कई बार ऋणों को सस्ता किया जाता है, कई बार जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसको संबल दिया जाता है। यदि उनके पास उनके द्वारा कोई ऋण लिया जाता है तो उसको माफ़ किया जाता है, या फिर बहुत कम सीमा तक, या फिर को उसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। ठीक इसी तरह से कृषि क्षेत्र के लिए भी और उद्योगों के क्षेत्र के लिए भी ऐसा होता है। और ख़ास करके अनेक बार हम देखते हैं स्टार्टअप के लिए सरकार एक सीमा तक बहुत कम ब्याज पर ऋण देती है और उसकी अवधि भी बढ़ा देती है। और ख़ास करके यदि हम देखें तो कोरोना काल के अंतर्गत हमने देखा था बहुत कुछ मौद्रिक नीति में, राजकोषीय नीति में जो ढील दी गई थी, उदार नीति अपनाई गई थी, इसके पीछे भी मंदी से उबरने के और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के कारण होते हैं। फिर है सार्वजनिक ऋण। जब सरकार आय से व्यय अधिक कर देती है तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है, जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, जबकि मंदी काल में ऋणों का पुनर्भुगतान करके प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है और मूल्यों को सुधारा जा सकता है। यानी कि ऋण जब सरकार लेती है तो उसके बदले ब्याज भी सरकार को देना पड़ता है। तो कब कब ऋण लेना चाहिए और कब कब वापस चुकता कर देना चाहिए, ये मंदी और तेजी को देखते हुए सरकार निर्णय ले सकती है। तीसरा उपाय है विनियोजन नीति यानी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि सरकार विनियोग को नियंत्रित रखकर व्यापार चक्रों की गति एवं प्रभाव को सीमित कर सकती है। शुम्पीटर कहते हैं कि अत्यंत समृद्धि काल में सरकार द्वारा पूंजी विनियोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर मंदी के समय सड़कों, नहरों अथवा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पूंजी लगाई जानी चाहिए, जिससे जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और पुनरुत्थान की स्थिति होगी। हैंसन कहते हैं कि मंदी का समापन करने के लिए सरकार को दीर्घकालीन निर्माण योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए। तो निवेश नीति जो होती है उसमें परिवर्तन करके भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मंदी से उबरा जा सकता है। फिर है मूल्य नियंत्रण। ये है प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं प्राइस कंट्रोल। मंदी एवं समृद्धि की स्थितियों पर उचित नियंत्रण करने हेतु मूल्य नियंत्रण की नीति भी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। विश्व युद्ध के दौरान जब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगी तो लगभग सभी देशों में से मूल्य नियंत्रण लागू किए गए, लेकिन मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग द्वारा जनता की मांग को सीमित रखा गया, जिससे युद्धोत्तर काल में उचित मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सके और मंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यानी कि मूल्यों में नियंत्रण होना चाहिए। मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि मूल्यों को नियंत्रित कर सके। लेकिन जब यदि तेजी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में मूल्य नीति किस प्रकार का होगी और मंदी की स्थिति है तो मूल्य नीति किस प्रकार की होगी, ये तय करना जरूरी होता है। और साथ में जो उत्पादक है और ख़ास करके कृषि क्षेत्र की वस्तुओं के बारे में हमारे यहाँ पे भारत में विशेष करके देखा जाता है कि अनेक बार जब उनकी फसल कट के और जब मार्केट में आती है तो उनकी रेट बहुत कम हो जाती है, और जब वो फसल बुआई करते हैं तो उस समय उसकी रेट बहुत अधिक हो जाती है और बीजों के भाव भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना पड़ता है। यदि कोई मार्केट में कोई उसको नहीं खरीदार होते हैं तो सरकार उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन कृषि उत्पादों को खरीदती है। और इस प्रकार की मूल्य नीति जो है, और कई बार हम देखते हैं कि मूल्य जब अधिक बढ़ जाते हैं, ये मैंने मिनिमम सपोर्ट वैल्यू की बात करी। यदि कई बार हम देखते हैं कि बहुत अधिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं क्योंकि उसकी पूर्ति कम बढ़ गई है या फिर मांग उसकी तुलना में अधिक है या फिर मंदी का दौर है, तो ऐसी स्थिति में सरकार राशनिंग करती है। उसका उदाहरण होता है, उदाहरण हम देख सकते हैं, उचित मूल्य की दुकानों पर जो वस्तुएं बिकती है मिलती है वे राशनिंग के तहत है और वही
कीमतों को नियंत्रण करने का तरीका है। यद्यपि जो सामान्य काल होते हैं उस समय उचित मूल्य की दुकानों पर सभी को वस्तुएं नहीं मिलती है और कुछ खास वस्तुएं ही मिलती है। और जब मंदी का दौर होता है तो मंदी से उबरने के लिए और यदि कीमतें बहुत अधिक होती है तो सरकार लाभान्वितों का जो दायरा होता है सीमा बढ़ा देती है और वस्तुओं की अ, जो मात्राएं हैं वो भी बढ़ा देती है। ठीक इसी तरह से एक और उपाय कह सकते हैं रोजगार और रोजगार बीमा यानी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट गारंटी होनी चाहिए। मंदी काल में बेरोजगारी फैलने लगती है जिससे क्रय शक्ति कम होकर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तथा मंदी की स्थिति और भयावह हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा रोजगार बीमा योजना लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि या तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी या लोगों को बेरोजगारी के बदले क्षतिपूर्ति मिलेगी, जिस कारण उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी और मांग में कमी नहीं आएगी। जैसा कि हम भारत में देख सकते हैं और जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसे हम नरेगा कहते हैं और अब उसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कहलाता है, जो कि रोजगार गारंटी का एक प्रोग्राम है जो विश्व भर में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। जो 100 दिन जो उस नरेगा में रजिस्टर्ड है मजदूर या जो भी व्यक्ति उस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है उसके परिवार के सदस्यों को मिनिमम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, मुहैया कराया जाता है। ये रोजगार गारंटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह की योजनाएं भी मंदी को रोकने और मंदी से उबरने के उपाय होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि व्यापार चक्रों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है और व्यापार चक्र उत्पन्न ही नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और यदि उत्पन्न हो गए तो उनको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।